हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छी होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पेडागोजी की क्लास। आपकी सीटेट में मैथ की पेडागोजी भी पूछी जाती है। कम से कम आपके 15 नंबर की जो है पेडागोजी आपकी मैथ में पूछी जाती है। इसके अलावा मैंने आपकी मैथ की क्लास की जो पेडागोजी वो और भी क्लासेस में करा दी है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लास भी आप जाकर देख सकती हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आपकी ईवीएस, हिंदी, साइकोलॉजी, संस्कृत सभी की मैंने पेडागोजी की क्लास आपकी करा दी है। तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और डेली की तरह अपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको समझने के बाद में अपने ऑप्शन तक पहुंचेंगे, राइट आंसर तक। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गणित विज्ञान है, यानी कि जो गणित है वो विज्ञान है। कैसा विज्ञान है ये आपसे पूछा गया है। क्या गणित का जो विज्ञान में क्या महत्व है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ए है स्थान का, बी है गणनाओं का, सी है शिक्षा का, या मानव जीवन का। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा। देखो, अगर हम ये एक लाइन में इन्होंने बात पूरी कर दी है कि गणित विज्ञान है, यानी कि जो गणित है जो विज्ञान में यूज होता है वो किस किस उपयोग से होता है और कैसे किया जाता है। स्थान के बेस पे किया जाता है, गणनाओं के बेस पे किया जाता है, शिक्षा के बेस पे किया जाता है, मानव जीवन के लेकर किया जाता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। देखो, इसका राइट आंसर जो है वो आपके दो आंसर निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें आयोग ने ये क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसने आयोग ने दो आंसर करेक्ट बताए थे। कौन कौन से? फर्स्ट आंसर है आपका गणनाओं, यानी कि गणनाओं का है, गणित जो है विज्ञान जो है वो गणनाओं का, और डी बताया था मानव जीवन में। देखो, गणित जो है वो मानव जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, और मेरे रिकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ डी होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? देखो, जब मानव जीवन की बात आ जाएगी तो उसमें गणना भी आ जाएगा, उसमें स्थान भी आ जाएगा, उसमें शिक्षा भी आ जाएगी। विज्ञान हो या गणित हो, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में गणित का कोई महत्व नहीं है, और ना ही और गणित का भी महत्व है और उसके साथ साथ क्या है, विज्ञान का भी महत्व है। दोनों ही सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसके बिना क्या है, मनुष्य की जिंदगी अधूरी मानी जा सकती है। अगर हमसे कोई हमारी एज भी पूछता है तब भी हम गणित में ही बताते हैं। बताते ही नहीं बताते कि कितनी एज है, या हमारी कोई हाइट पूछ लेता है तो हम क्या कहते हैं, उसमें भी अपनी एज को गणित में ही बताते हैं। और विज्ञान आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गणित भी आपकी पूछी जाती है। इवन गणित तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके सारे सब्जेक्टों को पूरा कर लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मानव जीवन का होना चाहिए। गणित विज्ञान है किसका? मानव जीवन का, या गणनाओं का। गणना तो होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका वैसे डी हो जाना चाहिए मेरे रिकॉर्डिंग, लेकिन इसमें ना रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें बी और डी को कंपलसरी माना था। तो अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपको बी ऑप्शन मिलता है तो बी पर टिक कर देना, वरना डी तो आपका कंपलसरी यानी कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सही आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस को अपने समझ लेंगे, देन एक एक करके उसके आंसर पर पहुंचेंगे। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा है? यानी कि ये एक परिभाषा है, और ये परिभाषा किसने दी है ये हम देख लेते हैं। हमारे सामने नीचे चार ऑप्शन दिए, बैकन, होंगवेन, लॉक और डॉटन। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चंस मैं नहीं जानती कि ये सभी को पता होगा। जिसने परिभाषाएं पढ़ी होंगी उसको पता होगा, लेकिन सभी परिभाषाएं बहुत सारी दी हैं। सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, तो सबको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो आपको मिलती जा रही है वो तैयार करते जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी। होंगवैन ने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं जो बैकन है उन्होंने क्या कहा है। बैकन ने ये बात बोली है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। क्या कहा है बैकन ने? गणित सभी विज्ञानों और द्वार, सॉरी, सभी गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये बात बैकन ने बोली है। जॉन लॉक ने ऐसा कुछ नहीं दिया। इन्होंने आपको पता होगा त्रिमुखी बताया था शिक्षा को, उनकी थ्योरी अलग है। डॉटन ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इन दोनों की थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉन्गमैन ने क्या कहा है कि गणित जो है आपकी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और बैकन ने क्या कहा है आपका, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये डेफिनेशन बैकन की आप नोट कर लेना, आपसे एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, होंगवेन। ठीक है,
बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप क्लास अटेंड करते हो, क्लास को पूरा भी देखते हो मुझे पता है, और पता है क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेरी आपसे सिर्फ तीन चीजों की रिक्वेस्ट रहती है, एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि आपके सी टेट के एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा मदद हो सके। मैं आपको पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी करा रही हूँ, अगर क्लासेस और नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ। देखो पेडागोजी में कुछ हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल हमारे जीवन पर ही आधारित हमसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जो इसकी भाषा होती है उसको समझना होता है। अगर हमें क्वेश्चन का अर्थ निकाल लिया तो हम अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सी में हम थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, यानी कि जो प्राइमरी स्तर होता है हमारा 1 से 5वीं कक्षा तक का, उसमें गणित का क्या महत्व है, यानी कि गणित की क्या उपयोगिता है बच्चों के लिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक। तो बताइए आपको राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखो चारों ही ऑप्शन आपके गलत नहीं है, सही है, लेकिन हमें एक ही चूज करना है क्योंकि एक ही राइट आंसर है, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बता देती हूँ, अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मानसिक। देखो अब डी मानसिक कैसे हो जाता है ये भी हम जान लेते हैं। देखो प्राथमिक स्तर हो या अपर प्राइमरी हो, कोई सा भी स्तर हो, जब हम मैथ करते हैं, इसमें बात इन्होंने करी सिर्फ और सिर्फ गणित की, कि गणित का क्या महत्व है, तो हमारे मानसिक से रिलेटेड है। क्योंकि जो गणित के सवाल होते हैं या गणित का कोई भी क्वेश्चन हल करना होता है तो हम दिमाग से सोचते हैं। देखो यहाँ पे संस्कृति की कोई बात नहीं आ सकती। देखो गणित पढ़ाने की बात हो रही तो इसमें सांस्कृतिक की बात क्या आ गई। संस्कृति सभ्यता हमारे व्यवहार से छलकती है, गणित से नहीं छलकती। आपको दो का पहाड़ा आता तभी आपके अंदर संस्कृति है सभ्यता, क्या आपके बाकी के बच्चों के अंदर संस्कृति या सभ्यता नहीं होती है कि जिन बच्चों को गणित नहीं आती। तो इसका संबंध देखो संस्कृति से नहीं होता है। सामाजिक, यानी कि जिन बच्चों को गुणा भाग के सवाल नहीं आते हैं, गणित का पढ़ना नहीं आता, तो वो समाज में रहने के लायक नहीं होते। तो इसका सामाजिक से भी कोई स्तर नहीं है। मतलब धार्मिक, देखो धर्म को लेकर कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी बच्चा शिक्षा पाने का अधिकार रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है। और गणित का महत्व है तो वो धर्म से थोड़ी ना होगा। अगर आपके धर्म में है गणित पढ़ाना तभी पढ़ाया जाएगा, वरना बच्चा गणित नहीं पढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें तो आपकी गलत है। मानसिक इसलिए है क्योंकि हमारी गणित का जो महत्व है वो हमारे दिमाग से ही होता है। चाहे अमूर्त सोचें या मूर्त सोचें, चाहे हमारे सामने कोई सामान रखा है तब भी हमें अगर उसके बारे में बताना तब भी हम दिमाग से ही सोचते हैं, या फिर हमारे सामने कोई चीज नहीं है तब भी हम दिमाग से ही सोचकर बताते हैं। कभी आपने सोचा है जब आपके टीचर आपसे सवाल पूछने लगते हैं गणित का, या फिर इवन आप एक अध्यापक होने के नाते किसी कक्षा में जाकर बच्चे से दो का पहाड़ा सुनने लगो, तो वो दिमाग से ही तो सुनाता है। क्या उसकी संस्कृति, सामाजिक और धर्म बीच में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। तो गणित का जो महत्व है प्राथमिक स्तर पर वो मानसिक से ही होना चाहिए। अगर बच्चों के माइंड में सब कुछ क्लियर है तब वो आसानी से क्या कर सकता है, गणित को पढ़ सकता है। धर्म, जाति और इन सब से कोई लेना देना शिक्षा का नहीं होता। गणित का क्या शिक्षा का भी लेना देना नहीं होता है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैंने गणित में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके रखे हैं। सीटेट एग्जाम, इवन सीटेट का एग्जाम ही नहीं, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें भी ये मैथ की पैडागोजी आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। मनुष्य की जीवन, यानी कि जो मनुष्य है उसके जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। देखो हाँ, मनुष्य की जीवन जो है यानी कि हमारी जो दिनचर्या उसमें क्या है, गणित का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ये नहीं? आप सभी को पता है, आपको मार्केट जाना होता है या आपको अपनी इनकम भी अर्निंग करनी होती है, कुछ भी लेन देन होता है तो पैसों से ही होता है, और वो सब कैसे गिने जाते हैं, दिमाग से, यानी गणित से गिने जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में कि मनुष्य का जो जीवन है उसकी गतिविधि यानी कि उसके काम में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो किस काम में ज्यादा उपयोग होता है गणित का वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में देखकर। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट है सांस्कृतिक, यानी कि संस्कृति में गणित का बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक, यानी कि साइकोलॉजी, किसी के माइंड को पढ़ने के लिए आपको गणित आनी चाहिए। सी है आपका सामाजिक, और डी है आपका आर्थिक। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, सामाजिक। अब मैं सामाजिक क्यों बता रही, ये भी मैं आपको बता दी सामाजिक कैसे। देखो जब हमने जीवन
चर्या जो अपना जीवन यानी कि पूरा दिन होता है व्यतीत करते हैं, या जिस जीवन में हम जी रहे हैं, उसमें गणित का कितना महत्व है, समाज में रह के ही तो होते हैं। अगर आपको मार्केट जाना है तो आप क्या करेंगे, किसी की शॉप पर जाके कुछ सामान खरीदेंगे या मॉल से खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे, कहीं से भी खरीदेंगे, तो वो समाज ही तो कहलाएगा। कोई सारा सामान आपके घर में थोड़ी ना अवेलेबल होगा, वो सामान भी कहीं से ही आएगा। ठीक है। या फिर आपको कहीं से पैसे ट्रांसफर करने हैं या पैसे लेने हैं, तो उनको गिनना है, बैंक जाना पड़ता है, तभी क्या है, वो समाज से ही तो रिलेटेड होता है। तो हमारा जो गणित का उपयोग है वो हमारे सामाजिक में बहुत ज्यादा, यानी सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है। साइकोलॉजी में इतना नहीं होता, संस्कृति में नहीं होता, आर्थिक, देखो आर्थिक जो बात होती है, हमारी स्थिति की बात होती है, वो भी तो हमारी सामाजिक में ही आ गई। सामाजिक में ही तो आ गई। अब हमारी आर्थिक स्थिति सही है या खराब है, पैसों की तंगी है या जो भी है, तो वो समाज की वजह से ही तो होती है, हमारी वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अगर और क्लासेस नहीं देखी हो आपने तो मैथ की देख लेना ना, मैंने आपकी बहुत सारी क्लासेस मैथ की करा दी हैं। ठीक है। देख लेते हैं 5 क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें पूछा है मूल्यांकन का निकटतम संबंध है, यानी कि मूल्यांकन किससे संबंधित है, ये पूछा है इन चारों ऑप्शनों में। पहले जान लेते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। देखो मूल्यांकन का अर्थ होता है आपको बच्चे का आकलन करना, यानी कि बच्चा कैसे सीखता है, कितना सीखता है, उसके बेस पर हमें पता चल जाता है कि बच्चे में क्या कमी है और बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है। तो टीचर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम लेना, बच्चों का टेस्ट लेना, ये मूल्यांकन करता है। ऑरल टेस्ट ले लिया, इससे पता चल जाता है जो आपने पढ़ाया है, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्होंने कितना सीखा है और कहाँ बच्चों की कमी है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन का संबंध किससे है बताइए, विषय वस्तु से, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट है उससे मतलब होता है मूल्यांकन का संबंधित है। मूल्यांकन प्रविधियों से, यानी कि मूल्यांकन की जितनी भी विधियां होती हैं टेस्ट कराने की, एग्जाम कराने की, उससे संबंध है मूल्यांकन का। ठीक है। उद्देश्य से, यानी कि बच्चों को जो हमें पढ़ाने का उद्देश्य है उसी वजह से तो हम उनका टेस्ट ले रहे हैं। अब मान लो आपको एक मैथ की कक्षा है, जैसे आपको मैथ पढ़ानी है, उनको सवाल सिखाने, गुणा भाग घटाने के प्राइमरी स्तर में उनको परफेक्ट करना है, ये आपका उद्देश्य है। तो आप इसी वजह से उनका मूल्यांकन करोगे, आपने सिखाया है, तब आप देखोगे कि बच्चों को आता है या नहीं आता है। तो उद्देश्यों से संबंध है मूल्यांकन का। ठीक है। डी है सीखने की क्रियाओं से, यानी कि बच्चा कैसे सीख रहा है उसकी एक्टिविटी को जानने के लिए आप मूल्यांकन करेंगे। बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मुझे पता है इन दो तो जो ऊपर वाले हैं ये बिल्कुल गलत है, विषय वस्तु से मूल्यांकन को कोई लेना देना नहीं। मूल्यांकन की विधि थोड़ी ना पूछी है, मूल्यांकन का संबंध पूछा है किससे, विधि तो उसी में इंक्लूड हो गई, उद्देश्य और सीखने की क्रियाओं में। इनमें आपको दो में कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन इन दोनों में से एक ऐसा आंसर चूज करना है जो दूसरा भी उसी में ही समाहित हो जाता है, यानी कि एक ऐसा बेस्ट आंसर चुनना होता है जिनमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो उसी में ही समाहित हों। ठीक है। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। सी एक ऐसा राइट आंसर है, इसमें लिखा उद्देश्य से। देखो कोई भी शिक्षक हो, जब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो एक उद्देश्य के हिसाब से ही पढ़ाता है कि उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट क्या सिलेक्ट हो जाए। ठीक है। मान लो मैंने ये वीडियो बनाई है, किस लिए बनाई है, ताकि आपकी सी टेट में हेल्प हो सके। मैं चाहती हूँ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको सी टेट के एग्जाम में मिल जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं इसी उद्देश्य से क्या है इन वीडियो को तैयार कर रही हूँ और आपकी मदद कर रही हूँ। कोई उद्देश्य तो है मेरा पढ़ाने का भी आपको। उसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, आपका मूल्यांकन कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। और क्या है, हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। तो हर टीचर का एक उद्देश्य होता है अपने बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है। तो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है, संबंध होता है, वो उद्देश्य से ही होता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपने कितना सीखा है, कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है। सीखने की क्रियाओं से नहीं होता। देखो मूल्यांकन तो होता है सीखने की क्रियाओं को, लेकिन इन्होंने पूछा निकटतम संबंध किससे है, पर उद्देश्य से है। ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सिक्स में पूछा है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण, यानी कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चों ने कितना पढ़ा है और सीखा हुआ है, ये उनकी उपलब्धि है। जो वो बच्चे सीख चुके हैं वो उनकी उपलब्धि है, उसका परीक्षण करना है। और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है, पहले हम इनका मीनिंग निकाल लेते हैं। नैदानिक और उपलब्धि का मतलब क्या होता है। देखो उपलब्धि का मतलब है जो बच्चों को आता है, वो उनकी उपलब्धि है। ठीक है।
नैदानिक में होता है बच्चों को जानना कि उनमें बच्चों में क्या कमी है। ठीक है, हम पहले निदान करते हैं, बच्चों की समस्या को जानते हैं, फिर उपचार करते हैं। ठीक है, तो नैदानिक होती है बच्चों को मापना कि उनको कितना नहीं आता, और उपलब्धि का मतलब होता है बच्चों को कितना आता है। तो क्या अंतर है? उद्देश्यों का अंतर है, प्रकृति का अंतर है, कठिनाई स्तर का अंतर है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या अंतर है? प्रकृति का अंतर है, कठिनाई का स्तर है, उद्देश्य का अंतर है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, उद्देश्य का अंतर है। कैसे? मैंने जैसे कि आपको बताया, उपलब्धि का मतलब होता है बच्चों को कितना आता है, ये उनको जो उनकी उपलब्धि है। जैसे मान लो आप किसी कक्षा में गए, आपने एक बच्चे को उठाया और उससे पूछना शुरू कर दिया, तो आपने कहा बेटा आपको जो जो आता है आप उसका आंसर दे दीजिए, तो बच्चे क्या कर देंगे, जो उनके पास में ज्ञान है वो आपको बता देंगे। तो ये आपको पता चल गया इस परीक्षण से कि बच्चों को कितना आता है। तो ये आपका उद्देश्य था पूछने का, उपलब्धि परीक्षण का। फिर आता है नैदानिक परीक्षण। इसमें क्या है, आपने बच्चों से पूछा कि बेटा इसका आंसर क्या होता है, तो बच्चों ने मतलब कि आपने देखा एक का आंसर दिया, दूसरे का आंसर नहीं दिया, तो इसमें आपको पता चल गया कि बच्चों में क्या क्या कमी रह गई है, यानी कि उनको कितना आता नहीं है। तो ये भी तो उद्देश्य ही था परीक्षण में। आप यही तो जानना चाहते थे नैदानिक परीक्षण क्यों कराया जाता है, कि बच्चों में क्या कमी है, पहले हम उनकी कमी को ढूंढते हैं, उनकी समस्या को ढूंढते हैं, फिर उस पर उपचार करते हैं। तो इसमें क्या अंतर हो गया है, दोनों में उद्देश्यों का अंतर है। इसका उद्देश्य अलग है और इसका उद्देश्य अलग है। उपलब्धि में क्या है, कितना आता है, और नैदानिक परीक्षण में क्या होता है, कितना नहीं आता है। तो इन दोनों में क्या अंतर हो गया, उद्देश्यों का अंतर हो गया है। प्रकृति का कोई मतलब नहीं होता, कठिनाई इसका स्तर ये थोड़ी ना जानना चाह रहे कठिनाई का स्तर, इनमें से कोई नहीं नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली की क्लास आपकी 6 बजे हो जाती है, तो अगर आपको लाइव क्लास देखनी हो तो आप 6 बजे भी क्लास को देख सकते हो। ठीक है, वरना आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी क्लास होगी। 7 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी क्या मतलब की क्या खास बात है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपका सीटेट का एग्जाम हो या कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसकी क्या विशेषता होती है ये पूछा गया आपसे। मैं बता दूं वस्तुनिष्ठ की परीक्षण की विशेषता भी क्या होती है। देखो इसमें एक तो जेंडर बायस नहीं होता। जेंडर बायस का मतलब यह है कि किसी से पक्षपात नहीं किया जाता है, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन एक ही रखा जाता है और 4 ही ऑप्शन रखे जाते हैं। कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अगर लिखित परीक्षण करा जाता तो हो सकता है कि कुछ को क्वेश्चन कुछ और मिलते हैं, कुछ को क्वेश्चन कुछ और मिलते हैं, तो उसमें क्या बच्चे अपनी अपनी भाषा लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही राइट आंसर होगा और वो सभी के लिए बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रखे जाते हैं एक विश्वास के ऊपर, वैधता होती है, गारंटी होती है इसमें, और समानता की बात होती है, ये इसकी विशेषता है। जान लेते हैं अब इनके ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे तभी पता चलेगी। विश्वसनीयता, हाँ देखो विश्वास होता है सभी बच्चों का इसमें, क्योंकि सभी को पता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में से उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और बेस्ट आंसर आपको अपना चूज करना होता है, और ये सभी के लिए एक बराबर होता है, इसलिए हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गलत हुआ है, अगर मान लो 4 ऑप्शन आपको भी वही दिए, दूसरे बच्चे को भी वही दिए गए, उसका गलत है नोट करा हुआ, तो वो आपका भी गलत माना जाएगा। ठीक है, बी है वेदता। वेदता, हाँ यानी कि इसमें पूरी क्या क्या है आपकी लीगलता होती है, लीगल होता है, इनलीगल नहीं होता, पूरी गारंटी होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। वस्तुनिष्ठता, हाँ वस्तुनिष्ठता होती है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ये अब आप सीटेट का एग्जाम दोगे उसमें भी तो 4 ऑप्शन और एक क्वेश्चन रखा जाता है। देखो सबका गलत होता है, यानी कि अगर मान लो अगर आयोग की तरफ से ही कोई ऑप्शन गलत रखा जाता है तो सबको बराबर नंबर दिए जाते हैं, इसलिए तो बस 19 प्रश्नों को फायदा होता है लोगों को। और इसमें लिखा उपयुक्त सभी, यानी कि जो ऊपर के तीनों हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। डी क्यों? विश्वास भी होता है, वेदता भी होती है, सारी चीजें होती है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, इसीलिए आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अधिकतर आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं। हाँ कुछ एग्जामों में है आपके रिटर्न एग्जाम होते हैं डिटेल में, वो अलग होते हैं। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन सबके लिए बराबर रखे जाते हैं। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें चार काम ऐसे दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा काम है जो अध्यापक से संबंधित नहीं है। देखो एक बात बताओ, आप टीचर ही बनने जा रहे हो, है ना, आप सीटेट वगैरह तैयार कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो आप एक क्या करोगे, गवर्नमेंट टीचर बजाओगे। इवन गवर्नमेंट टीचर बनो या ना बनो, लेकिन आप एक टीचर हो, तो आपके लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए अपने स्कूल में, और उनमें से एक ऐसा कौन सा कार्य नहीं होता जो आपको नहीं करना है वहां पे, यही आपको बताना है। ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन आपने अपने पास से ऐड नहीं करने हैं, जो आयोग ने दिए उसी के रिकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। योजना, यानी कि अध्यापक का काम नहीं है योजना बनाना। अच्छा एक बात बताओ, आप टीचर हो तो योजना नहीं बनाओगे। योजना का मतलब यह है कि आज आपको क्या पढ़ाना है, ये आप योजना बनाकर जाओगे। क्या बच्चों को आज क्या सिखाना है, इसकी योजना आप ही बताओगे। बच्चों को जब आप टेस्ट पेपर बनाओगे या एग्जाम पेपर बनाओगे, तब उसकी योजना आप बनाओगे, क्योंकि आपने उनको पढ़ाया, आपको पता है मुझे क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन रखने हैं। तो इसकी योजना कौन बनाता है, तो टीचर ही बनाता है। आज कक्षा में कितने बच्चे आते हैं, उसका नोट हिसाब कौन करता है, टीचर ही करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है, ये पूछा है। फिर बी है मार्गदर्शन। देखो हर अध्यापक अपने बच्चों का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। मेरे हिसाब से इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपका टीचर। क्योंकि आपकी सक्सेस को सिर्फ यही दोनों दो लोग हैं जो सहारना चाहते हैं, बाकी सब लोगों को क्या होती है, आपकी जलन होती है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं ये बीच में ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। देखो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा फर्स्ट क्लास आता तो उससे ज्यादा खुशी आपको होती, क्योंकि आपने उसको पढ़ाया है, तो सबसे ज्यादा टीचर खुश होता है। ठीक है, और आप जब फर्स्ट क्लास पर आ जाओगे तो आपको क्या होगा, आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी। आपके सीटेट में मार्क्स 120 प्लस आ जाते हैं और आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और जिस टीचर से आप पढ़ोगे, जिस टीचर ने आपके लिए मेहनत करी है, तो वो उससे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाती है। तो ये दो लोग होते हैं जो आपके खुश होते हैं। तो मार्गदर्शन का काम किसका है, माँ बाप का होता है और टीचर का होता है, तो टीचर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक है। सी शिक्षण, देखो शिक्षण तो वो करता ही करता है, तो ये भी तो अध्यापक से ही संबंधित काम है। ये तीनों तो आपके सही बैठ रहे हैं। एक ही बचा आपका डीप बजट बनाना। देखो बजट नहीं बनाता है टीचर, टीचर आपका बजट नहीं बनाता। टीचर का काम बजट बनाना नहीं है, बजट बनाने का काम आपकी गवर्नमेंट करती है प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, टीचर नहीं करता है। इवन जो बजट बनाता हो वो आपको नहीं पढ़ाता हो। आपको सिर्फ तीन काम करने हैं, योजना बनानी है बच्चों को पढ़ाने की, मार्गदर्शन करना, शिक्षण करना, लेकिन बजट बनाने का काम टीचर नहीं करता है। तो एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यही गलत है इसीलिए ये सही है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देख लेते हैं हम सब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, यानी कि सबसे बेस्ट जो शिक्षण सामग्री है इनमें से कौन सी है चारों में से। देखो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री का क्या मतलब होता है, यानी कि जो चीजें आप उपयोग कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो सामग्री है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, चौक हो, डस्टर हो, प्रोजेक्टर हो, जिससे भी आप पढ़ाना चाह रहे हो, तो कौन सी अच्छी सामग्री है इन सब में, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं अब अपने ऑप्शन में। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है कि हमसे क्या पूछा गया। अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो मैं इसका अप्रक्षेपित का मीनिंग बता देता हूँ, सॉरी बता देती हूँ। अप्रक्षेपित का मीनिंग क्या होता है, इससे पहले आपकी क्लास हुई थी अभी ईवीएस की, नहीं साइकोलॉजी की, उसमें मैंने आपको बताया था अप्रक्षेपित का मीनिंग। देखो अप्रक्षेपित वो यंत्र होते हैं, यानी कि वो सामान, वो सामग्री होती है जो आपकी विद्युत से चलती है। क्या, सॉरी, आपकी विद्युत से नहीं चलती, यानी कि आपके यंत्रों के द्वारा नहीं चलती है। ठीक है, जैसे आपका बोर्ड हो गया, आपका चौक हो गया, और आपका चार्ट पेपर हो गया। इनमें क्या आपको कोई भी यंत्र नहीं लग रहा, कोई भी विद्युत यंत्र इसमें नहीं लग रहा अप्रक्षेपित में। ठीक है, फिर आती है आपकी प्रक्षेपित। प्रक्षेपित में क्या होता है, आपकी यंत्रों द्वारा, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया,
फिल्म स्ट्रिप हो गई, है ना। इन प्रोजेक्टरों के द्वारा क्या करते हो आप, अब स्मार्ट बोर्ड के द्वारा जब आप विद्युत का यूज करते हो, ये यंत्रों के द्वारा ही तो चलती है, बिना यंत्रों के तो चल नहीं सकती। लाइट नहीं आएगी तो बोर्ड भी नहीं चलेगा, स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर भी आपको दुखी कर देगा, क्योंकि इसमें क्या है, विद्युत मशीन का यूज हो रहा है। तो प्रक्षेपित होती है जिसमें विद्युत यंत्र लगा होता है, अप्रक्षेपित होती है जिसमें विद्युत यंत्र नहीं लगा होता। तो देखो कि ये इन दोनों में बेस्ट सामग्री है पढ़ाने के लिए। फिर सी आपका प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव ये होता है जो चीज आपके सामने है उसका अनुभव करा हुआ आपको पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो आपको बच्चों को पढ़ाना है जैसे आपको बच्चों को मान लो गिनती पढ़ानी है, आप क्या करोगे, अबेकस का यूज कर लोगे। अबेकस तो जानते हो ना आप लोग, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, गिनतारा वगैरह है, उससे गिनकर आप पढ़कर बता देते हो। या फिर आपके पास चार्ट पेपर है, उसके सामने आपने एक क्या करा, उस पे छोटा बड़ा क्या क्या ड्रॉ कर लिया चार्ट पेपर को, और बच्चों को उसमें से बोल बोल कर आप पढ़ा रहे हो। तब उनके वो प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, और अनुभव, जो चीजें बच्चों के सामने अनुभव करी हुई होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। जो जिस चीजों से बच्चा अवेयर होता है वो जल्दी से सीख जाता है। जैसे कि आपको बी फॉर बॉल पढ़ाना, अब आपने क्या करा, बॉल को उठाया और बच्चों को दिखा दिया कि बच्चों देखो ये बॉल है और इसे बोला जाता है बी फॉर बॉल। तो बच्चे ने क्या करा, उसे देखा अपने सामने। तो प्रत्यक्ष रूप से जब उसने देखा, और वो अपने जीवन काल में क्या करा, जीवन में भी उसे देख रहा है, बॉल से खेल रहा है, तो उसे देखा हुआ अनुभवी है, तो वो एकदम से सीख जाएगा। या फिर ए फॉर एप्पल आप सिखा रहे हो तो आपने एप्पल दिखा दिया, तो सभी बच्चे एप्पल के बारे में जानते हैं, तो वो देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, इससे सीख रहे हैं। तो क्या ये बेस्ट होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रक्षेपित आपको मैंने बता दी है, जो विद्युत यानी कि यंत्रों से चलती है, अप्रक्षेपित जो विद्युत यंत्रों से नहीं चलती है। तो बताइए सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है कौन सी है इनमें से? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। देखो सी कैसे, प्रत्यक्ष अनुभव। अब मान लो आप प्राइमरी स्कूल में देखा होगा आपने, जब आपने इंटर्नशिप की होगी, जब डीएलएड बीएड करा है तो आप इंटर्नशिप पे गए होगे। तो वहां पर जब आपने 1 महीने की इंटर्नशिप की होगी तो आपने देखा होगा वहां के बच्चे कैसे होते हैं। देखो वो बच्चे थोड़े से अलग होते हैं आपके प्राइवेट स्कूलों से। उन बच्चों को इतनी सुविधा नहीं होती है, उनके घरों में भी इतनी सारी चीजें नहीं होती कि वो समझ सकें। तो अगर आप उन बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव करके पढ़ाओगे, उन छोटे छोटे बच्चों को, तो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब बताइए, आप जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं, आप तो यहाँ पर वहां पे अभी बच्चों को प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ाया जा रहा, स्मार्ट बोर्ड से नहीं पढ़ाया जा रहा, और वहां पे लाइटों की भी बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी चीजें होंगी वहां पे लाइटों वाली और ये नहीं चल पाएंगी, तो क्या वो प्रभावी शिक्षण सामग्री होगी? या फिर प्रक्षेपित यानी कि चार्ट से पढ़ा दिया, व्हाइट बोर्ड से पढ़ा दिया, ब्लैक बोर्ड से पढ़ा दिया, वो बेस्ट होगा? देखो सबसे बेस्ट होगा प्रत्यक्ष अनुभव, जो बच्चे के सामने है, जो बच्चा अपने जीवन काल में उन चीजों को यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसे देखा कर आप पढ़ाते हो, तो वो सबसे बेस्ट क्या होगा, उनको पढ़ाने का तरीका होगा। ठीक है। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। देखो मैं आपको पूरी डिटेल कर करके इन क्वेश्चन में समझाती हूँ। इसलिए समझाती हूँ ताकि देखो कुछ लोगों ने पहला एग्जाम दिया तो उनको पता है, और जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनको एक एक क्वेश्चन को क्या अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि उनकी आगे हेल्प हो सके एग्जाम में। गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, ये शब्द कहे हैं। देखो अभी मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, एक बताई थी संस्कृति का दर्पण होती है, वो किसने बताई थी, अभी मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, वो किसकी थी? ठीक है। और इसमें पूछा है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये भी मैंने अभी आपको बताई थी। तो बताइए, रोजर बैकन की, हैमिल्टन की, प्लेटो की, या ब्रेंडन रसेल की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो एक आध डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, हर साल पूछी जाती है सीटेट में इवन, तो आपको इस बार भी पूछी जाएगी। तो दो, मैं जितनी भी परिभाषाएं होंगी वो आपको करा दूंगी। इसका राइट आंसर है आपका ए, बैकन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है। प्लेटो को कहा जाता है क्या है, विज्ञान सॉरी गणित का जन्मदाता भी कहा जाता है प्लेटो को। ठीक है। प्लेटो को, और रोजर बैकन ने क्या कहा है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये इनकी परिभाषा है। तो राइट आंसर कौन सा हमारा, बेकन है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चे में किस गुण का विकास होगा, गणित पढ़ाने में उसके अंदर क्या विशेषता आ जाएंगी और उसको क्या फायदा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, तार्किक सोच बढ़ेगी, विश्लेषिक सोच बढ़ेगी, या इनमें से सभी, यानी कि ये सारी चीजें उसमें बढ़ जाएंगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। जब हमें मैथ करनी आ जाती है, बच्चों को करनी आती है, तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है। तार्किक सोच, बिल्कुल तार्किक सोच से ही तो मैथ करते हैं। तार्किक क्षमता ही तो बढ़ती है हमारी गणित में, बाकी किसी में नहीं बढ़ेगी, लेकिन गणित के सवाल सॉल्व करने में तार्किक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। विश्लेषिक सोच का मतलब होता है हर चीज को तोड़ फोड़ कर क्या करके समझना, तो ये भी हम क्या करते हैं, गणित में ही करते हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 12 में पूछा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से प्रयोग होता है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना का सिद्धांत निम्न में से प्रयोग होता है। देखो सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सामान्य से मतलब क्या होता है, पहले हमने बच्चों को कोई रूल या नियम बता दिया, ठीक है, उसके बाद में क्या करा, उसको उदाहरण दे दिया कि इसमें ये उदाहरण लगकर हमने उसको समझा दिया। जैसे मान लो आप कोई गणित का सवाल करा रहे हो, कोई प्रमेय लगा रहे हो जिसमें फॉर्मूला लगाया जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये वाला नियम आपने बता दिया, फिर उसका एग्जाम्पल देकर आपने समझा दिया, तो इसमें क्या होता है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसे कहा जाता है सामान्य से नियम सॉरी विशिष्ट की ओर। ठीक है, और इसे एक और विधि कहा जाता है, इसे निगमन विधि भी कहा जाता है, जिसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी विधि है। निम्न का जो सिद्धांत है प्रयोग होता है आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में। देखो इसका राइट आंसर तो मैंने अभी आपको बता दिया, इसे निगमन विधि कहा जाता है। ये निगमन विधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले नियम बताया जाता है, फिर क्या किस पर जाते हैं हम लोग, फिर उदाहरण पे, यानी कि बच्चों को उदाहरण के तौर पर हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोल दिया दो और दो क्या, दो आम और दो आम कितने होते हैं, चार होते हैं, फिर आपने ये बोल दिया बच्चों आपके पड़ोस में जो आम का पेड़ खड़ा है, दो आम आपके हैं और दो आम आपके दोस्त के हैं, तो कितने आम हो गए, तो बच्चे कह देंगे चार हो गए। ठीक है, पहले बोर्ड पे समझा दिया, फिर आपने उनको आम के पेड़ के हिसाब से समझा दिया, तो क्या करा, नियम बताया, फिर क्या कर दिया, उसका उदाहरण दे दिया। देखो मैं ये भी समझा देती हूँ आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में नियम बताया जाता है। पहले बच्चों को एग्जाम्पल देकर सिखाओगे, कोई भी चीज आपको सिखानी है, चाहे वो गणित की हो, साइंस की हो, कुछ भी हो, पहले आप उसको उदाहरण देकर समझाओगे, फिर आपको उसका नियम बताओगे। जैसे आप कह सकते हो बच्चों आपने यानी कि सेब देखा, बच्चे कहेंगे हाँ मैम देखा है, कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे बेटा उसी को बोलते हैं ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो ये हो गई आगमन विधि, यही तो हो गई आगमन विधि। जो भी आपको बच्चों को पढ़ाना, पहले आपने एग्जाम्पल दिया, फिर आपने उसका क्या कर दिया, नियम लगा दिया किताब के हिसाब से। तो ये हो गई आगमन विधि। निगमन में पहले नियम और फिर उदाहरण। संश्लेषण में क्या करते हैं, संश्लेषण में चीजों को जोड़ लिया जाता है, सारी चीजों को जोड़कर इकट्ठा करके तब कोई नियम विधि बनाई जाती है। जैसे कि आपको कुछ पढ़ाना है बच्चों को, सारा आपने क्या करा, सारी नॉलेज को कलेक्ट किया उसके बारे में किसी भी टॉपिक पे, फिर बच्चों को समझा दिया। विश्लेषण में क्या होता है, सब चीजों को तोड़कर समझाया जाता है। तोड़कर, जैसे कि आप बच्चों से बोलो बच्चों चाय बनानी है, या कोई सा भी आप साइंस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सिखाने के लिए, तो किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, सारी चीजों को एक एक तोड़ तोड़ के बच्चों को बताओगे, देखो इसमें ये लगा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ, तब ये सामान बना हुआ है। जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाने लगो कि डस्टर कैसे बनाए हो, तो आप बताओगे इसमें लकड़ी लगी है ना, और इसमें फेविकॉल लगाकर ऐसे चिपका कर इसको बनाया, तो चीजों को तोड़ तोड़ के आपने बता दिया बच्चों को। समझ में आ गई आपको चारों बातें इसकी। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ठीक है, देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। यानी कि आपको चार चीजें बताई हुई है, विधि है, चार विधि है, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो गणित में हम प्राय सूत्र एवं नियमों की सहायता करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सूत्र लगाते हैं और नियम भी लगाते हैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। तो वो कौन सी विधि है। संश्लेषण, संश्लेषण मैंने आपको बताया है, इसमें क्या करते हैं, सारी चीजों को जोड़ लेते हैं। जब जोड़ रहे हैं तो कौन सा सूत्र और नियम लगेगा, इसमें जोड़ना तो जोड़ना ही होता है। विश्लेषण इसमें तोड़ना होता है, जैसे माइनस कह सकते हैं, माइनस प्लस में कोई रूल थोड़ी ना लगता है,
ये थोड़ी ना हो जाएंगे, माइनस प्लस में कोई रूल थोड़ी ना लग रहा है। फिर आगमन है, इसमें क्या करते हैं हम, आगमन में करते हैं पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम देते हैं, तो पहले उदाहरण आएगा फिर नियम आएगा। डी आपका निगमन, पहले नियम, नियम या सूत्र, फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, उदाहरण देते हैं। तो देखो यही राइट आंसर मिल गया डी, क्योंकि सबसे पहले इसमें नियम की बात हो रही है और इसमें भी तो इन्होंने कहा गणित में किस विधि में हम प्राय यानी कि हमेशा सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो निगमन विधि में लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें नियम आता है फिर उदाहरण आता है। आगमन में पहले उदाहरण आता है, एग्जाम्पल आता है, उसके बाद में रूल फॉलो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, निगमन विधि। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं 14 में क्या पूछा गया है। 14 है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। पूछा है ये चार ऑप्शन में आपको दे करके कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्राइमरी कक्षा में यानी कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं 1 से कक्षा 5 में रेखा गणित, जो रेखा गणित होती है आपकी जब अध्ययन हम पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। तो रेखा गणित में हम क्या पढ़ाते हैं, इन चारों में से हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है औपचारिक रेखा गणित, यानी कि औपचारिक रेखा गणित का मतलब होता है कि उसमें कोई भी नियम रूल नहीं होता है। देखो एक होता है आपका औपचारिक, एक होता है आपका अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक जो होता है आपका सारा डिसिप्लिन आना चाहिए, यानी कि अगर आप कक्षा किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो तो आपको स्कूल जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है, क्योंकि आपको रेखा गणित करनी है। प्रकार पटरी वगैरह जितनी भी यूजिंग है सारी चीजें होना चाहिए औपचारिक रेखा गणित में। ठीक है, फिर आती है आपकी बी, अनौपचारिक। अनौपचारिक रेखा गणित में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, हम एग्जाम्पल के तौर पे भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, औपचारिक के रूप में भी रेखा गणित को हम समझा सकते हैं। जैसे ट्राइंगल हमें बच्चों को बताना है, तो ट्राइंगल क्या करेंगे हम, जरूरी नहीं है हमारे पास में प्रकार होना चाहिए जिसमें हम ट्रायंगल खींच सके। हम बाहर लगा हुआ कोई भी बोर्ड या कुछ भी आकार की चीज दिखा करके एग्जाम्पल के तौर पे उसको बता सकते हैं कि बेटा ये ट्रायंगल होता है। या फिर हम बॉल को दिखाकर बच्चों को कह सकते हैं बेटे कि बच्चे ये आपका स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं होता, गोल होता है ना वो, सर्किल होता है, सॉरी। तो आप उसको बॉल को दिखा के कहेंगे बेटा देखो ये आपका सर्किल है, और इसे हम गोलाकार भी कह सकते हैं। और किसी भी बॉक्स को दिखाकर बच्चे का दिखा करके हम कह सकते हैं बेटा ये आपका रेक्टेंगल यानी कि ये आपका वर्ताकार है। तो अनौपचारिक में आपका कोई भी रूल और नियम नहीं लगता, कोई पटरी पैमाना नहीं लगाना है, एग्जाम्पल के तौर पे सिखाना है। औपचारिक में आपको क्या है, रूल बताना, पैमाने से नाप कर दिखाना, रेखा गणित को कैसे पढ़ाया जाएगा प्राइमरी कक्षा में। सी है आपका ए और बी, यानी कि दोनों बातें ठीक हैं, प्राइमरी कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। फिर डी आता है इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या है, देखो एक बात बताओ, कक्षा प्राइमरी में 1 से 5वीं तक के बच्चे होते हैं, अब उनके पास बच्चों बेचारों बच्चों के पास में ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, और वो बच्चों को आपको समझाना है। अगर सारी चीजें वो वहां से पढ़ लेते तो फिर बात ही क्या होती है आपके पढ़ाने की। तो हमें क्या करना, बच्चों का काम आसान करना है, उनके खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। हमें अध्यापक होने का जो फर्ज है वो निभाना है और उनको उदाहरण से समझाना है। गोल मतलब कि बॉल दिखाकर आपको उसको बताना है कि बेटे ये आपका सर्किल है, किसी बॉक्स वर्ताकार बॉक्स को दिखा के इसको बताना है ये वर्ताकार है आपका। ठीक है, किसी भी मेज वगैरह का ये बोर्ड को दिखाकर आपको बता देना है कि बेटा ये आपका रेक्टेंगल है, क्या है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, आयत है ये, इससे क्या होता है बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो प्राइमरी है, छोटे बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे सिखाएंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो अगर हम उसे इजी करके पढ़ा दें, चाहे आप ही अपने आप को रख लीजिए उस जगह पर, जब आप पढ़ते थे तो जब आपके टीचर आपको एग्जाम्पल देते थे तब उनको आपको आसानी से समझ में आ जाता था हम लोगों को। लेकिन वो हमें डायरेक्टली जब रूल लगाते तो हम क्या करते, फॉर्मूलों पर रटने बैठ जाते। तो रटाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है। ठीक है, और यही एक शिक्षक का दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य गणित कठिन है क्योंकि। इसमें आपसे क्वेश्चन रखा गया है कि सामान्य गणित कठिन है क्योंकि, क्या जो गणित है वो कठिन है, लेकिन है क्यों। देखो वैसे गणित कठिन नहीं होती, लेकिन लोगों की समझ होती है कि गणित कठिन होती है। सामान्य गणित कठिन है क्योंकि, क्यों कठिन है ये बताना है।
इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, यानी कि इसकी प्रकृति का मतलब होती है जो इसकी भाषा होती है वो देखने लायक, मतलब कि दिखती नहीं है, समझने लायक होती है, दिमाग में विजुअलाइजेशन के लिए होती है, इस वजह से कठिन लगती है। देखो कुछ सवाल हैं आपके सामने रखे हैं तो आप कर दोगे, लेकिन आपसे ऑरली कोई सवाल पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, दिमाग में पढ़ते हैं, दिमाग में उसे माइनस घटा कर करके आंसर करते हैं। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, दिमाग में नहीं पढ़ पाते, इसलिए ये कठिन है। बी है बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए कठिन है ये। सी है शिक्षण की पद्धति त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो पढ़ा रहा है टीचर उसे उसका पढ़ाने का तरीका ही गलत है, इसलिए वो कठिन लगती है। डी है गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यानी कि गणित के अच्छे टीचर ही नहीं बने इस दुनिया में, इसलिए गणित कठिन है। तो बताइए आपके राइट आंसर क्या होगा इसमें। देखो सबसे पहले गलत आंसर को ही निकाल लेते हैं। इसमें लिखा है इसकी प्रकृति, इसमें लिखा बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। देखो सभी बच्चे तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो आज कोई भी मैथ का टीचर नहीं होता। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी कि बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। अगर पढ़ाने वाला टीचर बेस्ट हुआ तो सारे बच्चे पढ़ते। पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, चाहे वो गणित सब्जेक्ट हो या कोई भी हो। अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे तो गणित भी बहुत आसान है। ठीक है, गणित बहुत आसान है। सी है शिक्षण की पद्धति त्रुटिपूर्ण होती है, क्या जो टीचर पढ़ाने आया वो गलत पढ़ाएगा इसलिए हार्ड होगा। देखो कोई भी टीचर हो अपने स्टूडेंट को गलत नहीं पढ़ाता। इवन कोई भी टीचर अगर पढ़ाएगा तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है ताकि उसका बच्चा पढ़ाई में सही रहे, वो गलत आपको नहीं पढ़ाएगा, तो ये बात गलत है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, देखो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर भी, इवन इतने सारे टीचर हैं कि वो गणित नहीं पढ़ाते। क्या स्कूलों में बच्चों को गणित नहीं पढ़ाया जाता है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि गणित के अच्छे से टीचर नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, शकुंतला देवी एक टीचर है, कहा जाता है कि लड़कियों को गणित नहीं आती, ये तो जेंडर वाइज की बात होगी, गलत है। सारे टीचर्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं। पर हाँ ये कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, सबका विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते, यही इसकी बात करेक्ट है। वो कैसे, देखो गणित सामने है तो आप पढ़ लोगे समझ लोगे, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कुछ सवाल पूछा जाएगा तो आपको विजुअलाइजेशन में कुछ लोगों को तकलीफ मतलब दिक्कत आती है। अमूर्त है, इसकी पढ़ाई अमूर्त है, जरूरी नहीं है हर चीज आपके सामने है, कॉपी पेन सामने होगा तभी आप कोई क्वेश्चन का हल कर पाओगे, आपको दिमाग में भी सोचना पड़ता है गणित के बारे में। इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, इसीलिए सामान्यतः गणित को कठिन बताया जाता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारी क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे डेली की क्लास आपकी शाम को 6 बजे होती है, तो आप शाम को 6 बजे क्लास अटेंड कर सकते हो, बाकी क्लासेस को आप देख सकते हो। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।